Okay, so let me present my screen. विजिबल है? तो थोड़ा जूम कर दीजिए। हाँ, जूम में कर दूंगा। बेसिकली ये टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो ये वाले हैं, जहाँ से पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। इससे पहले यूनिट वन है, दैट इज सम थ्योरी एंड सम नंबर सिस्टम कन्वर्जन। उसके बाद एक एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट वाला थ्योरेटिकल टॉपिक है। यहाँ से हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। एंड द फर्स्ट चैप्टर इज बिफोर फ्लो ऑफ कंट्रोल। फ्लो ऑफ कंट्रोल से पहले सारा पाइथन इंट्रोडक्शन में ही आता है। तो फेमिलियराइजेशन विद पाइथन, कैरेक्टर सेट्स और एल वैल्यू, आर वैल्यू, टोकन्स, कीवर्ड आइडेंटिफायर, लिटरल ऑपरेटर, पंक्चुएटर्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, एक्सप्रेशंस, ये सारे के सारे टॉपिक्स मेरे गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन में आते हैं। अ, ठीक है। जिसके जिसके बैक एक्सरसाइजेज हम स्टार्ट करेंगे। बैक एक्सरसाइजेज के कुछ क्वेश्चंस मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप पे भेजे हैं। स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर वन पूछता है कौन कौन से आइडेंटिफायर के नेम्स वैलिड हैं और कौन से इनवैलिड हैं। स्क्रीन विजिबल है अब? जूम है ना? यस सर। तो सीरियल नंबर और आगे डॉट भी लगा हुआ है। तो आइडेंटिफायर का एक नेमिंग रूल बोलता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए मेरे आइडेंटिफायर में। सो अगर ये डॉट यहाँ पे लगा है तो दैट इज अ स्पेशल कैरेक्टर एंड ये वाला जो आइडेंटिफायर नेम है इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही सेकंड आइडेंटिफायर नेम है फर्स्ट रूम, जिसमें यहाँ पे एक नंबर लगा है। तो आइडेंटिफायर के नेमिंग रूल में एक रूल ये भी होता है कि मेरा आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सो अगर मैं कोशिश भी करता हूँ, लेट से मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, पाइथन की फाइल, एंड वहाँ वहाँ पे अगर मैं लिखूँ नम इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमको आइडेंटिफायर नेम दिया है, दैट इज दिस फर्स्ट रूम, जो स्टार्ट हो रहा है किससे? वन से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो यहाँ वन पे रेड मार्क आ रहा है। एंड रेड मार्क इसीलिए आ रहा है बिकॉज माई आइडेंटिफायर नेम्स कैनॉट स्टार्ट विद नंबर्स। तो ये वाला भी इनवैलिड आइडेंटिफायर हो गया। थर्ड इज 100 और एंड में लगा है डॉलर मार्क। तो डॉलर मार्क जो होता है दैट इज ऑल्सो योर स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। अगर मैं $100 मार्क भी यूज करना चाहूँ एज आइडेंटिफायर नेम, नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रूल। देखो रेड मार्क कहाँ पे आ रहा है। सो अगेन ये प्रॉब्लम क्या है? आइडेंटिफायर के नेमिंग की कन्वेंशन की है। नेक्स्ट, टोटल स्पेस मार्क्स। एक रूल ये भी बोलता है कि स्पेस इज नॉट अलाउड। सो यहाँ पे अंडरस्कोर होना चाहिए था या फिर कोई और स्पेस होती ही नहीं तो भी चल जाता। बट आइडेंटिफायर के नेम के बीच में स्पेसेस नहीं चलेंगी। सो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा आइडेंटिफायर कहाँ खत्म हो रहा है, आर वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, इक्वल टू कहाँ पे है। सो स्पेस ऑलवेज क्रिएट सम प्रॉब्लम। स्पेस कभी भी नहीं आएगी मेरे आइडेंटिफायर के नेम्स में। अब ये चीज़ ठीक है, देखो टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, यहाँ पे कहीं डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं हो रहे। अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है जो अलाउड है। तो अंडरस्कोर स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बीच में भी कहीं आ सकता है और एंडिंग में भी आ सकता है। अगर मैं बोलूँ अंडरस्कोर हेलो इज इक्वल टू 10, तो वो ठीक है ना? देखो कोई रेड मार्क नहीं आया। और हेलो ए बी सी इज इक्वल टू 10, बीच में अंडरस्कोर है वो भी ठीक है। और हेलो और एंड में अंडरस्कोर लगा दूं इज इक्वल टू 10, वो भी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ठीक हैं, विच मीन्स अंडरस्कोर कहीं भी आ सकता है, स्टार्ट में, एंड में, या फिर बीच में भी आ सकता है। दीज ऑल आर वैलिड आइडेंटिफायर नेम्स। टोटल माइनस, ये माइनस वाला डैश लगा हुआ है यहाँ पे, विच इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर। तो स्पेशल कैरेक्टर इज अगेन नॉट अलाउड। तो ये टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा मेरा? इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस। अंडरस्कोर इज वैलिड बट ये माइनस इज नॉट वैलिड। अंडरस्कोर परसेंटेज, इसमें कोई गलती है? इसमें कोई गलती नहीं है। सो ये वाला और ये वाला, ये दोनों के दोनों आइडेंटिफायर नेम, दीज आर करेक्ट। लेट्स सी।
है ना, नो एरर्स। ट्रू, ट्रू एक बूलियन वैल्यू है, सो इट्स अ कीवर्ड। अगर मैं कीवर्ड की बात करूं, इट इज अ रिजर्व्ड वर्ड। तो ट्रू को भी मैं यूज नहीं कर सकता एज 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 एन आइडेंटिफायर। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो कीवर्ड है। फॉल्स को भी नहीं कर सकता, ठीक है। जो और कीवर्ड्स हैं उनको भी नहीं कर सकता, फॉर को भी नहीं कर सकता, इन को भी नहीं कर सकता, है ना, रेड मार्क आ रहा है। इम्पोर्ट को भी नहीं कर सकता, डेफ को भी नहीं कर सकता। तो जो मेरे फिक्स्ड कीवर्ड्स हैं उनको आई कैन नॉट यूज एज आइडेंटिफायर्स। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि कौन कौन से आइडेंटिफायर वैलिड है और कौन कौन से नहीं है। 8 ऑप्शंस आपको दिए गए थे। अगर आपको रूल्स याद हैं तो यू विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, एनी डाउट्स? बादल को कोई डाउट है? बादल है ही नहीं मीटिंग में। और सिकंदर? नो सर। ठीक है, आगे बढ़े। मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कवर कर लिया है। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सो नाउ प्रॉपरली वी विल डू दिस। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे को बोल रहा है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, A B C, और तीनों में कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखा हुआ है एंड मुझसे आउटपुट पूछी जा रही है। तो इनको पहले हमें मेंटली रन करना है, उसके बाद कोड में भी चला के देखेंगे। बट मेंटली वी शुड बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेंटली कोशिश करके देखते हैं। num1 एक आइडेंटिफायर बनाया, उसकी वैल्यू रख दी 4। फिर num2 एक आइडेंटिफायर बनाया, वेरिएबल बनाया, और उसकी वैल्यू रख दी num1 +1। तो num1 मेरे पास 4 है और +1 करूंगा तो ये बन जाएगा 5। तो num1 हो गया 4 और num2 हो गया मेरा 5। फिर चेंज कर दी वैल्यू num1 की 2 में। ठीक है, num1 की वैल्यू चेंज कर दी 2 में। num2 है मेरा 5। तो जब मैं प्रिंट करूंगा num1 और num2, आई विल गेट 5 और 2, 5। ये हो जाएगा 2 और ये num2 हो जाएगा मेरा 5। सो ये मेरी आउटपुट होनी चाहिए। सो लेट्स ट्राई दिस। इसको चला के देखते हैं। यही मेरा कोड है। इफ आई रन दिस, इसका एक नाम दे देते हैं, लेट्स से टेस्ट क्वेश्चंस NCERT चैप्टर 5 में भी। तो जब मैं रन करूंगा, देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, 2, 5। ओके, सो मेंटली अटेम्प्ट करना है इन क्वेश्चंस को, जरूरी नहीं है कि हम इनको एग्जीक्यूट करके देखें। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है num1, num2 = 2, 6। तो नंबर 1 हो गया मेरा 2, नंबर 2 हो गया मेरा 6। ये असाइनमेंट हो गया। फिर नंबर 1, नंबर 2 दोबारा से रीअसाइन हो रहे हैं। किसमें? num1 बन गया num2, यानी नंबर 1 में जो नंबर 2 की वैल्यू थी वो आ गई, तो नंबर 1 तो हो गया मेरा 6। फिर नंबर 2 = नंबर 1 + 2। अब ये नंबर 1 कौन सा वाला होगा? हमेशा जो राइट साइड में वैल्यूज होती हैं वो उससे ऊपर की लाइन से वैल्यूज उठाती हैं। तो नंबर 1 ऊपर की लाइन में क्या है? 2 है। तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी 4। सो नंबर 2 हो जाएगा मेरा 4 और नंबर 1 हो जाएगा मेरा 6। तो जब मैं नंबर 1 नंबर 2 प्रिंट करूंगा, आई विल गेट 6, 4। ऐसा एटलीस्ट होना चाहिए, अदरवाइज हमारे हमारे लॉजिक में कुछ फ्लॉ है। सो वी गेटिंग 6, 4। तो वी वी कैलकुलेटेड इट करेक्टली। कैसे किया करेक्टली? लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। ये वाला कोड है, नंबर 1 में गया 2 और नंबर 2 में गया 6। तो ये 2, 6 मेरे पास वैल्यूज आ गई। फिर नेक्स्ट लाइन में नंबर 1 में वैल्यू कर दो नंबर 2 वाली। तो 2 में था 6, तो नंबर 1 में आ गया 6। तो यहाँ पे मेरा आ गया नंबर 1 में, जब मैं प्रिंट करूंगा 6। ऐसे ही नंबर 2 में वैल्यू डाल दो नंबर 1 + 2। बट ये नंबर 1 इस लाइन का नंबर 1 नहीं आएगा। जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं आर वैल्यू को, ऊपर की लाइन की जो वैल्यूज होती हैं वो परसिस्ट करती हैं। तो ये नंबर 1 कौन सा वाला आएगा? जो इससे ऊपर की लाइन में वैल्यू थी, एंड ऊपर की लाइन में नंबर 1 की वैल्यू थी 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 और वो हो जाएगा 4। सो दिस विल बिकम 6, 4। क्लियर है?
Yes, sir, clear. यस सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नंबर वन और नंबर टू को रीअसाइन कर रहा है। किस में कर रहा है? 2,3 पे। तो नंबर वन हो गया 2, नंबर टू हो गया मेरे पास 3। फिर एक नया वेरिएबल आ गया यहाँ पे, नंबर 3। नंबर 3 की वैल्यू हो गई नंबर वन के बराबर। तो नंबर वन ऊपर वाली लाइन में कितना था? 2। तो मेरा नंबर 3 कितना हो गया? 2 हो गया। नंबर टू की को भी रीअसाइन कर रहा है अब नंबर 3+1 में। लेकिन नंबर 3 तो ऊपर कहीं डिफाइंड ही नहीं है। तो क्या ये कोड चलेगा? लेट्स सी। क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये ऊपर वाली वैल्यू से उठाने की कोशिश करता है। देखो, मेरा इंटरप्रेटर भी यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर रहा है। जब मैं इस कोड को रन करता हूँ, वो बोलता है नंबर 3 इज नॉट डिफाइंड, है ना। अब ये कोशिश कर रहा है, ये एग्जीक्यूशन समझो कैसे हो रहा है। इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन पहले चलता है। उसके बाद जो आंसर निकल के आता है वो एल वैल्यू में असाइन किया जाता है। तो जब हम आर वैल्यू को रन कर रहे हैं उस टाइम तक ये नंबर 3 डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में नंबर 3 कहीं है ही नहीं। और इस वाली लाइन की एल वैल्यू अभी क्रिएट ही नहीं हुई है, चली ही नहीं है। सो राइट साइड पे हमने 2 को इवेल्युएट करा, आंसर 2 आया। 3 को इवेल्युएट करा, आंसर 3 आया। ये 2 गया यहाँ पे नंबर 1 में चला गया, 3 चला गया नंबर 2 में। अब इधर आ गए नंबर वन है 2, तो ये नंबर 1 इधर चला गया नंबर 3 में। लेकिन ये नंबर 3 कभी डिफाइंड ही नहीं था ऊपर वाली लाइन में, है ना। ये तो एल वैल्यू इधर जब आएंगे एल वैल्यू पे तब असाइन होगा। बट अगर मैं आर वैल्यू की बात करूं तो ऊपर वाली लाइन तक कोई मेंशन ही नहीं है नम 3 का। तो हमेशा आर वैल्यू में वो वाली वैल्यू असाइन करनी है जो उसके ऊपर की लाइन तक डिफाइंड हो। इस वजह से ये एरर आ रहा है यहाँ पे। और क्या बोल रहा है? नंबर 3 इज नॉट डिफाइंड। ओके। एनी क्वेश्चंस, डाउट? No, sir. तो हमें बेसिकली चेक क्या करना है? राइट साइड में जो वैल्यूज हम उठाएंगे, कौन सी वाली उठाएंगे? एक चीज याद रखनी है बस, इस लाइन से ऊपर वाली लाइन पे जो वैल्यू है वो उठाएंगे। अगर इस लाइन से ऊपर वाली लाइन तक वो वेरिएबल डिफाइंड है तो ऊपर वाली लाइन की वैल्यू आ जाएगी। अगर वो डिफाइंड नहीं है तो हमारा क्या आएगा? एरर आ जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। विच डेटा टाइप विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा वैल्यूज एंड वाई। तो अब वो पूछ रहा है कुछ वैल्यूज हमें कंप्यूटर के अंदर स्टोर करानी है, तो कौन सा डेटा टाइप मुझे यूज करना चाहिए और क्यों? नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ मंथ्स, मंथ्स का अगर मैं नंबर बोलूं तो 1 से लेके 12 तक 12 महीने होते हैं एक साल में। तो डेटा टाइप जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा नंबर्स को स्टोर करने के लिए वो इंटीजर होगा। क्योंकि महीने में कभी भी डेसिमल पॉइंट नहीं आता, 1.5 2.5 ऐसा नहीं होता, राइट। सो बेस्ट पॉसिबल डेटा टाइप जो है नंबर्स के लिए, इट विल बी इट विल बी मंथ्स, ओ सॉरी इंटीजर। सो मंथ इज इक्वल टू 1, प्रिंट मंथ। तो ये चीज़ सही है, जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो महीना मेरा ऐसे ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसको फ्लोट यूज कर लेता तो मेरा महीना कैसा दिखता? 1.0 में दिख जाता, विच इज इनकरेक्ट, है ना। मंथ हमेशा विदाउट डेसिमल पॉइंट्स लिखे जाते हैं। देयर फोर द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू यूज इंटीजर। रेजिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट। अब ये देखो, दो चॉइसेस यहाँ पे दी जा रही हैं। बादल दिल्ली का रेजिडेंट है, यानी दिल्ली में रहता है, या तो रहता है या तो नहीं रहता। तो बेस्ट ऑप्शन जहां पे भी दो वैल्यू वाली चॉइस आती है इज बुलियन। तो अगर मैं एक बुलियन वैल्यू बना दूं, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, और अगर है रेजिडेंट तो वो ट्रू हो जाएगा, अगर वो नहीं है रेजिडेंट तो वो फॉल्स हो जाएगा। दिस वुड बी द बेस्ट डेटा टाइप टू इंडिकेट यस और नो। इंटीजर भी ले सकते हैं, लेकिन इंटीजर में कितनी भी वैल्यूज आ सकती हैं, 1 2 3, 0 -1। सो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। फ्लोटिंग भी अप्रोप्रिएट नहीं है और स्ट्रिंग भी अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस कितने हैं यहाँ पे? दो। तो जब भी दो वैल्यूज हो, हाँ या ना की बात हो रही हो, हमारा डेटा टाइप कौन सा आता है? बुलियन डेटा टाइप आता है। समझ आ रहे हैं ये दोनों? Yes, sir. तीसरा है मोबाइल नंबर।
मोबाइल नंबर बताओ फिर, डेटा टाइप कौन सा यूज करेंगे? digit, डिजिट इज नॉट अ डेटा टाइप। integer, इंटीजर करेक्ट, क्योंकि मोबाइल नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं लगे होते। सो मोबाइल नंबर इट्स लेट्स लाइक 9958353874, इतना ही होगा। आगे पॉइंट नहीं लगाऊंगा, जीरो नहीं लगाऊंगा, फाइव नहीं लगाऊंगा, बेसिकली बस इतना ही होगा। सो इंटीजर ही होगा अगर मैं इसका प्रिंट करूं। देर इज अ फंक्शन कॉल्ड टाइप, और मोबाइल नंबर का टाइप मैं देखना चाहता हूँ। अगर मुझे कुछ देख के कंफर्म नहीं हो रहा कि कौन सा वो डेटा टाइप है, तो मैं टाइप को पास कर सकता हूँ वो वेरिएबल, और टाइप मुझे बता देगा कि वो इंटीजर टाइप का है। ठीक है, इंटीजर इज द करेक्ट आंसर। option, पॉकेट मनी, पॉकेट मनी है आपके पास, और पॉकेट मनी लेट से पुराने जमाने वाली भी है, 50 पैसे भी है उसमें, 25 पैसे भी हैं, 1 रुपया भी है, 5 रुपए भी है, 10 रुपए भी है, 100 रुपए भी है। तो यहाँ पे मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस्ट डेटा टाइप वुड बी फ्लोट, क्योंकि 10 रुपए 50 पैसे अगर मेरे पास हैं तो आई कैन राइट इट 10.5, है ना। पेटीएम में भी जब मैं मनी भेजता हूँ, मैं डेसिमल लगा सकता हूँ वहां पे, देखा है आपने? पैसे में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। जब हमारी बुकिंग आती है उबर की, ओला की, उसमें भी पेमेंट कैसे हो जाता है, पैसे में भी चला जाता है कई बार। yes, sir. वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर, स्पीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, Cube, है ना। तो इसका आंसर जब भी आप डिवीजन करोगे, डिवीजन में आपका डेसिमल आने की संभावना रहती ही रहती है। सो द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप वुड बी फ्लोट। float, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर क्या है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर की साइड डेसिमल पॉइंट में है तो डेसिमल में आंसर आएगा, लेकिन साइड तो फ्लोट में भी हो सकती है। लेट से 11.5 सेंटीमीटर एक साइड है स्क्वायर की, ऐसा भी हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे भी क्या रहेगा? फ्लोट रहेगा। पेरीमीटर float, भी फ्लोट में आ जाएगा। नेम ऑफ द स्टूडेंट, जैसे आपका नाम है सिकंदर, तो यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप ही हम यूज करेंगे, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। जहाँ भी नेम कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर्स की बात होगी, वहाँ सब जगह कौन सा डेटा टाइप यूज होगा? स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज होगा, जो कि सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का, कितनी भी लेंथ उसमें हो सकती है ना। तो एक कैरेक्टर क्या है? दिस इज वन कैरेक्टर। अब ऐसे ही कैरेक्टर्स का बहुत बड़ा सीक्वेंस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। तो अगर मैं यहाँ पे इसका टाइप चेक कर लूँ, अगर मैं बोलूँ प्रिंट टाइप, और अंदर यही वाला स्ट्रिंग इसके पास कर दूं, तो ये मुझे क्या बताएगा? डेटा टाइप इट्स ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग। शॉर्ट में एस टी आर लिखते हैं, एस टी आर ही होता है कन्वर्ट करने के लिए भी। तो अगर मेरे पास कोई लेट से नंबर है 198, ठीक है, अभी तो ये इंटीजर है, अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो एस टी आर फंक्शन में यूज कर सकता हूँ। 198 अब ये आ गया, और अगर मैं अब इसके बाद इसका टाइप चेक करूं, तो द टाइप विल बी स्ट्रिंग नाउ। ठीक है, ऐसे ही अ, अगर मेरे पास फ्लोट है यहाँ पे, तो 198 को वो कन्वर्ट कर देगा किस में? 198.0 में, और उसका टाइप आ जाएगा फ्लोट। यहाँ से टाइप हटा देते हैं अब, तो ये 198 बन जाएगा 198.0। तो किसी भी डेटा टाइप को किसी वैलिड डेटा टाइप में आप कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ दैट क्लास। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। आई एन टी होता है इंट में कन्वर्ट करने के लिए, एस टी आर होता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, एफ एल ओ ए टी फ्लोट होता है फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए, बी डबल ओ एल बूल होता है बूलियन में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर बूलियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगी, और जीरो फॉल्स रिटर्न करेगा, दैट इज, यू हैव टू रिमेंबर, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगी, विच मीन्स -1 भी क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। तो जब तक सारी की सारी वैल्यूज ट्रू हैं, किसको छोड़ के? जीरो को छोड़ के। अगर आप कन्वर्ट करो, क्योंकि बूलियन में तो दो ही वैल्यूज होती हैं, हाँ या ना, तो आपको ना याद रखना है। फॉल्स कहाँ पे आता है? जीरो पे। जीरो छोड़ के किसी भी नंबर को, किसी भी चीज को आप कन्वर्ट कर दो बूलियन में, वो क्या आएगा? वो ट्रू ही आएगा। वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर।
ओके। एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, अगेन एड्रेस इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, लेट्स से सीमापुरी में आप रहते हो, तो द बेस्ट डेटा टाइप हेयर वुड बी स्ट्रिंग। क्लियर है? Yes, sir. ये यस सर क्लियर है। चलो गुड, सो वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। बोल रहा है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन num1 इज इक्वल टू 4। एक वेरिएबल, तीन वेरिएबल्स हैं इनफैक्ट, num1 की वैल्यू 4 है, num2 की वैल्यू 3 है और num3 की वैल्यू 2 है। तो उसके बाद कुछ ऑपरेटर्स हमें लगाने हैं और लास्ट में एक प्रिंट स्टेटमेंट दी है, उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है। अगेन ये कोड चला के देखने वाले नहीं है, मेंटली सॉल्व करने वाले हैं। एंड जो ऑपरेटर्स लगे हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स यहाँ पे लगे हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब भी आपको ऑपरेटर मिले उसके राइट साइड को आप पहले सॉल्व करें, है ना। नंबर 2 प्लस नंबर 3, ये कितना आया, नंबर 2 है 3, नंबर 3 है 2, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 2 प्लस 3 यानी 5। अब इसको किस में ऐड करना है, ये देखो ये ऑपरेटर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, प्लस इक्वल टू। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं, ये स्टेटमेंट मेरी बन जाएगी नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3, ये बन जाएगी, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। तो मैंने ये राइट साइड वैल्यू जो निकाली 5, उसको किस में जोड़ना है, नंबर 1 में जोड़ना है। एंड नंबर 1 कितना है, 4 है। तो 4 प्लस 5 आई विल गेट नंबर 1 इज इक्वल टू 9। तो जब मैं प्रिंट नंबर 1 करूंगा, आई विल गेट द आंसर एज 9। नाउ लेट मी शो यू हाउ। ये हमने अपने असाइनमेंट्स कर लिए। ठीक है। उसके बाद ये वाला कोड हम उठाते हैं एंड नंबर 1 प्रिंट करने पे आई शुड गेट 9, अगर हमारी कैलकुलेशंस ठीक है। 9 आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसी स्टेटमेंट को अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं, इट इज इक्विवेलेंट टू नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3। तो ये चीज यहाँ लिखी हुई है ऊपर, ये वाली चीज यहाँ पे है। और ये जो प्लस इक्वल टू शॉर्टकट है, वो होता है कि लेफ्ट वाली वैल्यू को ऐड करना है किसमें, इसमें। तो इट इज इक्विवेलेंट टू, अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं तो नंबर 1 में जोड़ दो नंबर 2 प्लस नंबर 3 को। इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, प्लस इक्वल टू। अगर मैं लिखूं मेरे पास एक वैल्यू है काउंटर इज इक्वल टू 0, और मैं लिख दूं काउंटर प्लस इक्वल टू 1, तो मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1। तो उसके बाद जब मैं प्रिंट करूंगा काउंटर की वैल्यू, आई विल गेट 0 प्लस 1 एज 1। प्रिंट करके देखते हैं अपना काउंटर क्या आएगा, वहां पे 1 आ जाएगा। ठीक है। सर अगर इक्वल के बाद प्लस लगाएं तो? इक्वल के बाद प्लस लगाओगे तो एरर आ जाएगा, बिकॉज वो कोई ऑपरेटर नहीं है। ठीक है। अच्छा चल रहा है। लेट्स सी कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं। पाइथन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। प्लस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, जो भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसके आगे इक्वल टू लगा हुआ है। बेसिकली शॉर्टकट है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी करने का, लेकिन इतना लंबा नहीं लिखना पड़ता। कैसे लिख देंगे इसको, ए प्लस इक्वल टू बी, तो एक ए यहाँ पे बच जाएगा। और मजे की बात यह है कि ये ऑपरेटर जब आप राइट साइड पे लगा रहे हैं तो भी चल रहा है। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वर्किंग इन पाइथन। सर अगर बाकी भी यूज करेंगे तो चलेंगे? हाँ, होपफुली, लेट्स सी। नहीं चल रहा, एरर आ गया, है ना। और और इसके बाद अगर डिवाइड करें तो भी एरर आ गया, और सर सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट करें
सब्ट्रैक्ट चल रहा है, सर सब्ट्रैक्ट पे रिमाइंडर आंसर भी देखने का। सही आ रहा है। तो प्लस और माइनस चल रहे हैं, बाकी नहीं चल रहे। एंड अगेन अवॉइड करिए उसको, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसी को रिमेंबर करिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोट डिवाइड सारे चलेंगे, एक्सपोनेंट भी चलेगा। सर रिमाइंडर एक बार। रिमाइंडर रिमाइंडर भी चलेगा। राइट साइड करके देखो। सी टी आर इज इक्वल टू सी टी आर मॉड वन। तो लेट से मेरे पास एक नंबर है 5, उसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ और रिमाइंडर 2 आना चाहिए मेरे पास। 2 आ रहा है, सो वर्किंग राइट साइड में। ओके, नहीं चल रहा। तो राइट साइड वाली नोटेशन आप लोग रिमाइंड याद ही ना करो तो अच्छा है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। यस यही सर, यस यही सर। वाली यही वाली जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होती है वही याद रखो। नेक्स्ट आउटपुट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछ रहा है। अब ये ऊपर वाली स्टेटमेंट्स आप भूल जाओ, ठीक है। अगेन नंबर वन सर में सर रीअसाइनमेंट। जी बोलो। सर डिवीजन के लिए सिंगल स्लैश भी यूज कर सकते हैं। डिवीजन के लिए सिंगल सिंगल स्लैश ही यूज करते हैं। जब आपको डेसिमल पॉइंट हटाना है तब आप डबल स्लैश यूज कर सकते हो। लेट से मेरे को 5 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो दैट इज सिंगल स्लैश। जब मैं इसको रन करूंगा तो 1.66 आ जाएगा। अगर मेरे को 1 तक ही चाहिए, यानी ये डेसिमल के आगे का सारा मेरे को हटाना है, तो मैं डबल स्लैश यूज करता हूँ, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1 आ गया। बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ? फ्रैक्शनल पार्ट हट गया, हट गया, राउंड ऑफ नहीं हुआ, ये याद रखना। राउंड ऑफ करते तो ये 2 बन जाता, यस सर। ठीक है। अब देखो अगेन नंबर वन में रीअसाइनमेंट हो रहा है। क्या बोल रहा है? नंबर वन इज इक्वल टू नंबर वन एक्सपोनेंट नम टू प्लस नम थ्री। तो नम टू प्लस नम थ्री कितना हो जाएगा मेरा? 5 हो जाएगा। और यहाँ पे नंबर वन की वैल्यू है 4, तो 4 की पावर 5 आ जाएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 5 बारी। एंड दैट शुड बी माई आंसर। तो अगर मैं पहले चेक कर लूँ, 4 टेकन एक्सपोनेंट 5 टाइम्स, कितना आ रहा है आंसर? 1024। इतना ही आंसर मेरा आना चाहिए जब मैं ये दो स्टेटमेंट्स को चलाऊं। सो व्हेन आई रन दीज टू स्टेटमेंट्स, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है मेंटल, तो आंसर सेम आएगा। कैसे आएगा? दिस विल बिकम 5 और नम वन है 4, तो 4 की पावर 5 हो जाएगा 1024। एनी डाउट्स? मेंटल मैथ्स हो रहा है ये। बेसिकली आपको दिमाग में कैलकुलेट करना है कि कंप्यूटर उसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा। और एग्जीक्यूट करने का यही तरीका है, इक्वल टू साइन के राइट साइड में जो एक्सप्रेशन पहले लिखा है उसको आप इवेल्युएट करना स्टार्ट करो, है ना। जो ब्रैकेट लगा है बोर्ड मास से सॉल्व होते हैं हमेशा। बोर्ड मास याद कर लो या पेमदास याद कर लो। ब्रैकेट पहले एग्जीक्यूट होगा तो यू विल गेट नम टू प्लस नम थ्री। नम टू इज 3, नम थ्री इज 2, तो 3 + 2 5। ये ब्रैकेट पूरा रिप्लेस हो जाएगा किससे? 5 से। नम वन इज 4, सो नम वन रिप्लेस हो जाएगा 4 से। 4 की पावर 5, यही वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा। एंड यू विल गेट द आंसर एज 1024। ओके सर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। नम वन एक्सपोनेंट इक्वल टू नम टू प्लस नम थ्री। तो नम टू प्लस नम थ्री कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। एंड अगेन हम एक्सपोनेंट ले रहे हैं किसके साथ? नम वन के साथ। तो यू विल गेट द आंसर एज 1024 अगेन, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जब खोलूंगा तो उसको लिखा जाएगा नम वन इज इक्वल टू नम वन एक्सपोनेंट नम टू प्लस नम थ्री। ये ऊपर वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बेसिकली क्या है? सेम है। ये वाला शॉर्टकट एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है और ये वाला एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखा हुआ है। तो अगेन इसका आंसर भी मेरे पास क्या आएगा? 1024 आएगा। सो लेट मी रिप्लेस दिस स्टेटमेंट बाय दिस स्टेटमेंट एंड आंसर शुड बी 1024। गॉट इट? यस। नम वन इज इक्वल टू स्ट्रिंग वाला 5 प्लस स्ट्रिंग वाला 5।
तो जब भी स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेटर लगता है वो स्ट्रिंग को क्या कर देता है, ज्वाइन कर देता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। ये मुझे पता होना चाहिए। तो जब भी मैं इक्वल टू के राइट साइड में कोटेशन मार्क्स देखूं, दैट इंडिकेट्स कि मेरा जो डेटा टाइप है वो इंटीजर नहीं है, वो अब क्या बन गया है, वो एक स्ट्रिंग बन गया है। और स्ट्रिंग के अंदर जब हम प्लस यानी कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर लगाते हैं तो वो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है एक के पीछे एक। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग आउटपुट देगा, और आउटपुट में क्या देगा, 5 5। तो नंबर वन में ज्वाइन हो जाएगा 5 5। जब मैं प्रिंट करूंगा क्या प्रिंट होगा, 5 5 प्रिंट होगा। और उसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, इंटीजर नहीं होगा। सो लेट मी डू दिस। ठीक है, इसके बाद इसका टाइप भी हम प्रिंट करके देखेंगे। तो मेरा आउटपुट में क्या आ रहा है, 5 5, ये दोनों ज्वाइन हो गए। और जब मैं टाइप चेक कर रहा हूँ तो ये कौन सा टाइप दिखा रहा है, स्ट्रिंग। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये कोटेशन मार्क्स यहाँ पे लगे हैं। क्लियर? क्लियर। बादल कोई डाउट है? नो सर। ओके। प्रिंट 4 डिवाइडेड बाय 2.0 प्लस 2.0, ये सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं। नीचे आ रहा है 2.0 प्लस 2.0, ब्रैकेट में है तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 4.0। 4.0 डिवाइडेड बाय 4.0 कितना आएगा आपका, 1.0 आना चाहिए, या फिर 0.9999 ऐसे आना चाहिए। आंसर शुड बी इक्वेलेंट टू 1 इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, जब इसको हम रन करेंगे आंसर मेरा क्या आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, ये मेरा एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या एक्सप्रेशन है ये। अब इसके अंदर पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट सॉल्व होगा। सो 2.0 प्लस 2.0 विल बिकम 4.0। फिर मेरा डिवाइड होगा 4.0 विथ 4.0, एंड आंसर क्या आ जाएगा, 1.0 आएगा। या फिर आंसर आपका ऐसे भी आ सकता है 0.99999, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1। देखें चला के क्या आता है, 1.0 आ रहा है एग्जैक्ट। ओके। ओके। नंबर वन इज इक्वल टू 2 + 9 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट लगा के 3 × 12 - 8। अभी आ गया क्वेश्चन, कौन सा किस चीज का हो गया मेरा, बॉड मास का क्वेश्चन हो गया। इसके लिए हमें क्या रखना होता है याद, बॉड मास या फिर पेमदास। तो पहले क्या एग्जीक्यूट होता है, पेरेंथीसिस बोल लो या ब्रैकेट्स बोल लो। तो ये एक सबसे बड़ा ब्रैकेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, उसके अंदर भी एक ब्रैकेट है। दिस विल एग्जीक्यूट फर्स्ट, सबसे पहले ये होगा। ठीक है, मैं एक इसकी कॉपी बना रहा हूँ यहाँ पे, जिसको हम सॉल्व करेंगे। 3 × 12 12 3 ज़ा 36। 30। तो ये ब्रैकेट अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसको इनफैक्ट ऐसे लिखते हैं हम, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ये किसके बराबर हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन बराबर हो गया 36 के। ठीक है, अब इस वाले एक्सप्रेशन में भी क्या लगा हुआ है, एक और ब्रैकेट लगा हुआ है। तो अगेन बॉड मास का बी जब तक आ रहा है तो मैं ब्रैकेट ही सॉल्व करूंगा। 36 - 8 विल बिकम 28। 28। ठीक है, वेरी गुड। अगेन लेफ्ट साइड से अब स्कैन करना शुरू करूंगा। ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, एक्सपोनेंट है क्या कहीं, तो यहाँ पे कहीं भी एक्सपोनेंट नहीं है। ये होता है अदर्स, अदर्स में भी यहाँ पे एक्सपोनेंट आता है। फिर डी और एम एक साथ चलते हैं, बॉड मास के डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ चलते हैं। यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक साथ चलते हैं। तो मल्टीप्लाई या डिवाइड में से जो पहले लेफ्ट साइड से मिल जाए उसको कर दो। तो लेफ्ट साइड पे पहले सबसे पहले मुझे क्या मिल रहा है, 9 × 28। कितना आएगा आंसर, करके देखते हैं। बेसिकली एक्सप्रेशन बन जाएगा अब, 9 × 28 कर लेते हैं, 252। तो ये 2। यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगी 252 से। ठीक है, तो अब इसके बाद मल्टीप्लाई खत्म हो गया, डिवाइड दिख रहा है कहीं, दिख रहा है, तो ये है डिवाइड। तो अब इसको डिवाइड कर देंगे, 252 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25.20। ठीक है, एंड फाइनली मेरा एक ही ऑपरेशन बचता है जो कि है
एडिशन का, तो ये हो जाएगा 27.20। तो दिस शुड बी माई आंसर। अब इस एक्सप्रेशन को हम चला के देखते हैं, और यही मेरा आंसर आना चाहिए अगर हमारा एग्जीक्यूशन ऑर्डर ठीक है। एंड आंसर क्या आ रहा है? 27.2, विच मीन्स आवर एग्जीक्यूशन वॉज करेक्ट। ये आंसर तभी ठीक आएगा जब आप अपने बॉडमास रूल्स को सही से अप्लाई करेंगे। आगे भी ये क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है सर। num1 is equal to 24 फ्लोर डिवाइड बाय 4 फ्लोर डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके लिए एक दुविधा जो आप कह सकते हैं, क्या है भाई, ये वाला फ्लोर डिवाइड पहले करूं या ये वाला फ्लोर डिवाइड पहले करूं? बादल बताएगा राइट साइड वाला करें या लेफ्ट साइड वाला करें। 24 को 4 से डिवाइड करूं पहले या 4 को 2 से डिवाइड करूं? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन रहा है ना। सर 4 को 2 से कर लो पहले। 4 को 2 से कर लूं पहले? अच्छा, तो मेरा आंसर, चलो ऊपर ले लेते हैं इसको। और 4 को 2 से अगर मैं डिवाइड करूं, आंसर विल बी 2। 2 ही होगा। डेसिमल पॉइंट हट जाएगा, यस। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा नहीं। फिर 24 को 2 से डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा यहाँ पे 12। ठीक है, अब दूसरा मेथड यूज करते हैं, लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करते हैं, जो हम नॉर्मली करते हैं। तो 6 4 ज़ा दोनों 20, तरफ से सेम। दोनों तरफ से सेम आ रहा है। 6, ये आ जाएगा 6 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे 6 ही तो होगा। 6 4 ज़ा 24, और 6 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ तो 3 आएगा। दोनों तरफ से सेम कहाँ आ रहा है आंसर? सॉरी सर, वो मल्टी। हाँ, मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे यही सवाल होता है कि ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या होती है। ऑपरेटर राइट साइड वाले एक्सप्रेशन को पहले इवेल्युएट करता है या अपने लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन को पहले इवेल्युएट करता है। सो इसके लिए मैं एक टेबल दिखाना चाहता हूँ, जिसको मैं बोलूंगा पाइथन अरिथमेटिक ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। एंड ये एसोसिएटिविटी मुझे बताएगी कौन से ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं और कौन से ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट पहले एग्जीक्यूट होते हैं। इमेज को ओपन कर रहा हूँ ताकि बड़ी करके दिख जाए। ठीक है, इसमें हम अपने ऑपरेटर ढूंढेंगे। ये वाला मेरा देखो जो ऑपरेटर है, लेफ्ट टू राइट पहले एग्जीक्यूट होता है। तो बेसिकली राइट टू लेफ्ट वाले हमें याद रखने हैं, बाकी सारे तो लेफ्ट टू राइट ही होते हैं। ठीक है, तो जो मेरा इक्वल टू ऑपरेटर होता है राइट टू लेफ्ट होता है, इसलिए इक्वल टू जब भी लगता है मैं पहले किसको एग्जीक्यूट करता हूँ? राइट साइड को एग्जीक्यूट करता हूँ हमेशा। तो जब भी ये इक्वल टू लगा हुआ है, मैं लेफ्ट साइड को तो कभी देख ही नहीं रहा, मैं हमेशा क्या एग्जीक्यूट कर रहा हूँ? पहले राइट साइड को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। दैट इज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी। सिमिलरली, अब उसके बाद ये ऑपरेटर ये वाले लगे हुए हैं जो लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं, विच मीन्स जैसे ही ये ऑपरेटर मिलेगा, इसके लेफ्ट साइड वाली चीज एग्जीक्यूट होगी, फिर इसके राइट साइड वाली चीज एग्जीक्यूट होगी। तो लेफ्ट साइड पे ये है, तो दिस विल एग्जीक्यूट फर्स्ट। कौन सा वाला एग्जीक्यूट होगा? ये वाला एग्जीक्यूट होगा। आंसर शुड बी 3। करके देखें, आंसर इज 3। सो दिस वन इज रॉन्ग, जो बादल पहले बता रहा था। टेक्निकल क्वेश्चन है, पेमदास याद होने के बाद भी आप गलत कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सेकंड सेकंड थिंग दैट वी शुड रिमेंबर इज एसोसिएटिविटी, कि ऑपरेटर अगर एक से ज्यादा बारी आ जाए, तो उस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड से पहले एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें या राइट साइड से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें। दो स्पेशल केसेस ही हमें याद रखने हैं। इक्वल टू वाले जितने भी ऑपरेटर्स हैं हमेशा राइट साइड को पहले एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आया था। कहाँ गया ये वाले ऑपरेटर्स? तो जैसे ही ये ऑपरेटर मुझे दिखा, मैंने लेफ्ट साइड तो खत्म कर दी ना अपनी, मैंने राइट साइड को पहले एग्जीक्यूट किया। जैसे ही ये ऑपरेटर मुझे दिखा, मैंने मैंने राइट साइड को पहले एग्जीक्यूट करा। सो इक्वल टू वाले ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट, इक्वल टू के हमेशा राइट साइड में पहले एग्जीक्यूशन होता है। देन उसके बाद राइट टू लेफ्ट कौन सा है? एक्सपोनेंट। तो अगर कहीं एक्सपोनेंट भी लगा हुआ है, एक्सपोनेंट भी लगा हुआ है,
तो भी उसका राइट साइड वाला ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर लेफ्ट साइड वाला ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज लेफ्ट टू राइट है, विच मीन्स इस चीज को हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, लेफ्ट टू राइट मैनर में, यानी दिस एंड देन दिस। इसको सॉल्व करूंगा, डिवाइड 24/4, आई विल गेट द आंसर एज 6 डिवाइडेड बाई 2, आई विल गेट द आंसर एज 3, विच इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, गुड। नंबर 1 इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ 10। तो जब 10 को कन्वर्ट करेंगे फ्लोट में, आई विल गेट द आंसर एज 10.0। अगर मैं नम को प्रिंट करूं उसके बाद, आई विल गेट द आंसर एज 10.0। 10.0 ही आना चाहिए, आंसर इज 10.0। तो दिस इज टाइप कन्वर्जन, जबरदस्ती कन्वर्ट करा इंटीजर को किस में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, डेसिमल लग गया वहां पे। num1 इज इक्वल टू, अब यहाँ कन्वर्जन हो रहा है किसका, बादल बताएगा ये डेटा टाइप कौन सा है। सर स्ट्रिंग। वेरी गुड। सो स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में। बेसिकली जब भी नंबर में कन्वर्ट करेंगे ये कोटेशन मार्क्स हट जाएंगे एक तो, और उसके बाद ये डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सो आंसर शुड बी ओनली 3। ओके। सो इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10, अब ये बोल रहा है कन्वर्ट ही नहीं कर सकते डेसिमल पॉइंट वाले को। देखो, डेसिमल पॉइंट के बिना कन्वर्ट कन्वर्ट हो जा रहा है, कैसा भी स्ट्रिंग ले लूं कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन जब मैं डेसिमल पॉइंट वाला स्ट्रिंग ले रहा हूँ 1.5, तो वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर मैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, दैट इज योर होमवर्क। ढूंढ के आना कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक छोटी सी ट्रिक है जिससे होगा, कुछ अलग फंक्शंस लगते हैं बट गूगल दी आंसर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, एरर हो गया। और चीज क्या हो गई याद करने वाली, कि फ्लोटिंग पॉइंट कभी भी स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं हो पाता डायरेक्टली इंटीजर में, एरर आ जाता है। अगर स्ट्रिंग में नंबर्स लिखे हो जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर्स लगे हैं तो नहीं होगा। प्रिंट बाय इज इक्वल टू बाय, तो इज इक्वल टू इज यार कंपैरिजन ऑपरेटर, जो आपकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को राइट साइड वाली वैल्यू से कंपेयर करता है और ट्रू रिटर्न करता है तब जब वो बराबर हो। somebody is joining so late, कौन है, जुबेर। तो सिकंदर, ये वाला बाय और ये वाला बाय बराबर है क्या? नो सर। नो, क्योंकि ये स्मॉल कैप्स में लिखा है और ये कैपिटल। लार्ज कैप्स में लिखा है, तो यू विल गेट फॉल्स एज द आंसर, क्योंकि ये दोनों बाय बराबर नहीं है। तो व्हेन आई रन दिस, आई विल गेट द आंसर एज फॉल्स। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसमें स्मॉल लेटर्स आर डिफरेंट देन कैपिटल लेटर्स, दैट इज व्हाई आई एम गेटिंग फॉल्स। प्रिंट 10 नॉट इक्वल टू 9 एंड 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। दो कंडीशंस है मेरे पास, है ना। एंड अगर मैं यहाँ पे लिखूं, लेट मी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, ये सॉल्व कैसे होगा, ये मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मेरे पास एक्सप्रेशन होता है एक्स एंड वाई, और यहाँ पे मेरा एक्स क्या हो गया, 10 नॉट इक्वल टू 9। तो 10 9 के बराबर नहीं है, नहीं है, 10 तो 10 के ही बराबर है, तो ये मेरा एक्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सिमिलरली राइट साइड पे भी एक एक्सप्रेशन लिखा है, 20 या तो 20 से बड़ा है और बराबर है, तो 20 बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू और ट्रू दोनों मिलके क्या बना देंगे, 1 × 1, आंसर शुड बी ट्रू, वन। है ना। तो जब मैं इसको रन करता हूँ, आई विल गेट द आंसर एज ट्रू। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। दिस इज हाउ इट इज बीइंग सॉल्व। ठीक है, पहले इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, इसको लगा दिया यहाँ पे, इसको लगा दिया यहाँ पे, बीच में आ गया एंड, तो फाइनल आंसर इज ट्रू।
बॉड मास का क्वेश्चन है एक और। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। बड़ा सा एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे अर्थमेटिक भी लगा हुआ है और यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स भी लगे हुए हैं। सो अब यहाँ पे मैं क्या एग्जीक्यूट करूँ? लॉजिकल ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट करूँ या अर्थमेटिक पहले एग्जीक्यूट करूँ? तो जब भी लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है पहले, तो लॉजिकल ऑपरेटर का ये आपका पार्ट एक्स बन जाएगा, ये आपका पार्ट वाई बन जाएगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है आप उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करें बॉडमास या पेमदास से। ठीक है, तो इसको उठाते हैं हम। यहाँ पे मेरे को सबसे पहले पेरेंथीसिस कहीं भी नहीं दिख रहे। ओके, पेरेंथीसिस नहीं दिख रहे तो क्या दिख रहा है? उसके बाद एक्सपोनेंट दिख रहा है। एक्सपोनेंट कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, 4 हो गया। अब यहाँ पे एक बुलियन ऑपरेटर भी लगा है। आई थिंक वो पहले हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए था। काफी कंफ्यूजिंग हो गया। ये ऑपरेटर हमने ध्यान से नहीं देखा। ये वाला जो ऑपरेटर है ये वो ही वाला ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू वाला ऑपरेटर। सो टू नॉट, अब लेफ्ट साइड वाली सारी चीज नॉट इक्वल टू राइट साइड वाली सारी चीज हो गई। हो गई। या फिर 2 ≠ 9 हुआ। तो लेट्स सी दी प्रेसिडेंस की। इसको प्रेसिडेंस क्या होती है, किसको पहले सॉल्व करें? पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये सवाल उस चीज का है कि जब मेरे पास अलग अलग कैटेगरीज के ऑपरेटर्स आ जाएं तब मैं किसको पहले सॉल्व करूं। अभी तक तो हमारे अर्थमेटिक आ रहे थे तो सिर्फ अर्थमेटिक आ रहे थे। अब देखो यहाँ पे ये वाली टेबल मेरे को बताती है। तो सबसे पहले एक्सपोनेंट सॉल्व करना है। नॉट एंड और कहाँ है मेरे? सबसे लास्ट में सॉल्व करने हैं। और अब उसके बाद नॉट इक्वल टू कहाँ है? इक्वल टू नॉट इक्वल टू यहाँ पे है। और प्लस माइनस एक्सपोनेंट ये सारे ऊपर है। तो सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर सॉल्व करेंगे विच आर हेयर पेमदास से। उसके बाद इक्वल टू नॉट इक्वल टू सॉल्व करेंगे। और उसके बाद लास्ट में नॉट एंड और को हम सॉल्व करेंगे, तब हमें सही आंसर मिलेगा। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ हम अपने कोड पे वापस आते हैं। ये वाले एंड को बिल्कुल भूल जाओ, ये वाले नॉट इक्वल टू को बिल्कुल भूल जाओ। तो अब हम पहले क्या सॉल्व करेंगे? ये वाला सारा ऑपरेटर, ये वाला सारा ऑपरेटर, फिर हम नॉट इक्वल टू को सॉल्व करेंगे, फिर हम इसके राइट साइड को सॉल्व करेंगे, और फिर लास्ट में हम एंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और होपफुली अगर सब कुछ सही है तो आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा इसमें? एक्सपोनेंट। तो ये एक्सपोनेंट यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आंसर? 2 की पावर 2। आई विल गेट द आंसर एज 4। और कहीं एक्सपोनेंट है? नहीं है। ठीक है, एक्सपोनेंट नहीं है। यहाँ पे इसका भी ऑपरेटर देख लो, फ्लोर डिवाइड। फ्लोर डिवाइड कहाँ पे यूज होगा? फ्लोर डिवाइड आपका नॉर्मल डिवाइड के बराबर ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस और फ्लोर डिवाइड ये सारे बराबर हैं। तो पेमदास में जहां मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट टू राइट, वहीं फ्लोर डिवाइड भी हो जाएगा। लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन यहाँ मल्टीप्लाई दिख रहा है तो उसको सॉल्व कर देते हैं। 6 4 = 24। ठीक है, ये राइट साइड पे डिवाइड दिख रहा है, इसको सॉल्व कर देते हैं। 4 2 = 8। और डेसिमल के बाद मुझे चाहिए नहीं, सो आंसर क्या हो जाएगा? 2। 2 हो जाएगा यहाँ 2. पे। ठीक है, वेरी गुड। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई डिवाइड लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 34 और ये हो गया 2 - 3 = -1। सो 34 - 1 के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे था, इसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट मैंने जो इवेल्युएट करा वो किसके बराबर इवेल्युएट करा? ट्रू के बराबर इवेल्युएट करा। अब मैं इस राइट साइड को उठाऊंगा और उसको सॉल्व करूंगा। यहाँ पे पहले क्या होगा? अब देखो ये इक्वालिटी वाला ऑपरेटर की प्रेसिडेंस देखनी पड़ेगी। इक्वालिटी वाला ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाले ऑपरेटर बाद में आ रहे हैं,
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब पहले आ रहे हैं, तो इसको अभी भूल जाओ और किसको एग्जीक्यूट करो, 29 डिवाइडेड बाय 9 को। 29 डिवाइडेड बाय 9 अगर मैं करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है आंसर में, 3.22। तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 3.22 में। अब उसके बाद 29 बड़ा है 3 से, तो ये भी आंसर किस में कन्वर्ट हो गया मेरा, ट्रू में कन्वर्ट हो गया। तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हुआ, अब मैं आ जाता हूँ ट्रू। ट्रू एंड ट्रू में। तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आंसर आना चाहिए अगर सारी चीज़ें आपकी सही हैं तो। सो लेट्स रन दिस एंड सी हमारी एग्जीक्यूशन ठीक थी या गलत थी। तो आंसर आ रहा है ट्रू, विच मीन्स सारी प्रेसिडेंस देखने के बाद, पूरे प्रॉपर ऑर्डर में सॉल्व करने के बाद आई विल गेट द आंसर एज ट्रू। ये आंसर तभी सॉल्व होगा आपसे जब आप सारी चीज़ें, सारे ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस यानी ये वाली जो टेबल है इसको भी याद कर लेंगे। ये आपके सपोर्ट मटेरियल में दी गई होगी, बुक में भी होगी। ओके, एनी डाउट, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सो यू शुड ट्राई प्रैक्टिसिंग इट, खुद से करके देखोगे तब सॉल्व होगा। ओके सर। एंड फाइनली एक और दो छोटे मोटे क्वेश्चंस बचे हैं, कीप दिस एज आंसर, कीप दिस एज होमवर्क। ये दो आप घर पे सॉल्व करके देखो, सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, फोन में आप इसको एग्जीक्यूट करके करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। एंड लेट मी नो कि आपने जो मेंटली सॉल्व करा वही आंसर सही में भी आ रहा है या नहीं आ रहा।